स्टूडेंट्स, आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि जब हम पूरे दिन स्वेटर पहनने के बाद, विंटर्स में हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो जब हम पूरे दिन पहनने के बाद जब शाम को जब उसको उतारते हैं तो उसमें से एक क्रैकिंग साउंड आता है। और अगर हम लाइट्स ऑफ करने के बाद ऑब्ज़र्व करें इस चीज़ के लिए, तो उसमें से आपको कुछ स्पार्क्स दिखाई देंगे। तो वो बेसिकली क्या है, वो स्टैटिक चार्ज है आपके पास, जो पूरे दिन आपकी बॉडी से जब वो उसका फ्रिक्शन होता है, रबिंग होती है, तो उस रबिंग की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसी स्टैटिक चार्ज की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास ये फर्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्लास 12th का फिज़िक्स का, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ fundamental property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric or magnetic field। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके पास क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जो किसी दूसरी बॉडी को, सपोज ये आपके पास कोई एक चार्ज है आपके पास, और इसी के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इसके पास लेकर आते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनमें से किसी भी प्रकार का चार्ज अगर हम इसके पास लेकर आते हैं, दूसरा चार्ज मान लीजिए Q डैश, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। दोनों ही चार्जेस एक्चुअली फोर्स लगाएंगे, बट चार्जेस को डिफाइन करने के केस में क्या कहते हैं कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर सिमिलर बॉडी। इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्स लगाना। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने महसूस किए होंगे, या फिर एक्टिविटीज़ के तौर पर उनको हम देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने ड्राई हेयर से कॉम को यानी कंघे को, यहाँ क्या नाम है, आप उसको रब करते हैं, तो कुछ पेपर बिट्स ले लीजिए छोटे छोटे। उन पेपर बिट्स के पास अगर आप उस कॉम को लेकर जाएंगे, यहाँ तक कि आप स्केल से भी कर सकते हैं ये एक्टिविटी। ड्राई हेयर होने चाहिए, क्योंकि ड्राई हेयर के केस में रबिंग जो है वो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टैटिक चार्ज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। स्केल को जब आप अपने ड्राई हेयर से रब करने के बाद उन पेपर बिट्स के पास लेकर जाएंगे, तो आप देखेंगे पेपर बिट्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, स्टैटिक चार्ज का केस आता है। या फिर आप एक बलून को ले लीजिए, बलून को ड्राई हेयर से आप रब करिए और एक दीवार के पास लेकर जाइए। बस ये ध्यान रखिए कि उस दीवार पर स्मूथ पेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाता, चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता पूरी तरह से। तो आप देखेंगे कि वो उस दीवार पर बलून क्या होगा, चिपक जाएगा। तो वो केस क्या है, स्टैटिक चार्ज का केस है। अब यहाँ पर दो प्रकार होते हैं चार्जेस के आपके पास, एक पॉजिटिव होता है आपके पास और एक नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास, ठीक है। और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहते हैं कि अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आपके पास दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं आपके पास, तो वो लाइक चार्जेस कहलाएंगे, और या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, वो भी लाइक चार्ज कहलाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहते हैं आपके पास, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की देखिए कई सारी यूनिट्स हैं, जिसमें ऐसा यूनिट आपके पास क्या होती है, कूलम होती है आपके पास। CGS यूनिट आपके पास स्टैट कूलम होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी यूनिट इसकी क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है, जिसको EMU से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके पास जो है 1 EMU बराबर कितना होता है, 10 कूलम होता है, और ये बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU। यानी 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 1 कूलम आपके पास हो जाएगा 3 × 10⁻9 ESU, ठीक। एंड लार्जेस्ट यूनिट क्या याद रखनी है आपके लिए, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल्स टू कितना होता है, 96,500 कूलम्स। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ तो कई सारी होती हैं वैसे, बट मेन जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए अगर आपके पास आती हैं, तो मैक्सिमम आपसे 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं। तो उसमें से आपको यही 3 प्रॉपर्टीज़ खास तौर से लिखनी है। एक तो एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, एडिटिव नेचर है। अब इसमें देखिए आप, चार्ज क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है,
जिसकी वजह से ये स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। स्केलर एडिशन वही होता है जैसे 2 + 3 = 5 होता है आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास 2 - 3 अगर हम करें तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये किसका सम है आपके पास, 2 का और -3 का सम बोलेंगे इसको हम। कितना आएगा, -1। तो ये चीज़ आपके पास बेसिक है और स्टार्टिंग से आप लोग करते चले आ रहे हैं इस तरीके के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या थे, सारे के सारे स्केलर थे आपके पास। अब इसमें क्योंकि चार्ज स्केलर है तो ये क्या कहता है आपके पास, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसमें आपके पास डिफरेंट चार्जेस हैं, +2q और -6q। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे 2q + -6q। कितना बचेगा आपके पास, -4q। यानी इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा, -4q के बराबर। तो यहाँ हमने सिंपली एडिशन किया है दो चार्जेस का, 2q का एंड -6q का, जो कि स्केलर एडिशन है। तो ये एडिटिव नेचर शो करता है चार्ज का। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रीट नेचर शो होता है। डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या है कि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मान लीजिए आपके पास बॉडी ए है और ये बॉडी बी है आपके पास, तो आप यहाँ से यानी बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफ़र करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि शायद एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ना हो, यानी ज़ीरो आपके पास। हो सकता है आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें, हो सकता है आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इस तरीके से यानी आप इलेक्ट्रॉन्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं अपने आप, तो नंबर्स में होते हैं। उसमें आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है या 1.75 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज पॉसिबल है वो किस तरीके का चार्ज पॉसिबल हो सकता है, या तो 0 होगा आपके पास, या +-1 E होगा, +-2E ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, +-3E। इस तरीके से ये चार्जेस पॉसिबल हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट वो चार्ज होगा इसी तरीके से, या तो +2E होगा या -2E। यानी E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज पॉसिबल है वो किस फॉर्म में होगा आपके पास, Q = NE के फॉर्म में, Q = NE के फॉर्म में, जहाँ N किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास, जो रियल नंबर लाइंस पर नंबर्स आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज पॉसिबल है, NE के बराबर, जहाँ E को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, -19 कूलम। इतना चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है किसी भी बॉडी के ऊपर। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी बॉडी के ऊपर सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है आपके पास, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फ़िलहाल अभी ये रिसर्च में चल रहा है कि कुछ एक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एक फंडामेंटल और पार्टिकल्स हैं, जैसे कि क्वार्क है आपके पास। क्वार्क आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके पास अप होता है, अप क्वार्क, और एक दूसरा आपके पास होता है डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क पे जो है वो 2/3, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और इस पर आपके पास 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। बट इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो फिलहाल अभी आपको यही याद रखना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी देखी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड।
यानी एक कंप्लीट जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक आपके पास सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क है आपके पास और ये ग्लास रॉड है, ठीक। अब इन दोनों को जब आप रब करेंगे, हम जानते हैं कि जब फ्रिक्शन हम करते हैं, रबिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सरफेसेस के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर बढ़ने पर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको एक एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी को प्राप्त करके वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या फिर निकल आते हैं, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफ़र होते हैं। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। तो हालांकि ये वर्क फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आता है, क्लास 12th फिज़िक्स में ही। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं फ़िलहाल अभी ये मान के चलते हैं कि मानते नहीं, एक्चुअली ये रियल है कि जब आप गिलास को सिल्क के साथ जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गिलास से सिल्क में ट्रांसफ़र होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर गिलास और सिल्क को जब हम रबिंग करेंगे तो रबिंग करने के बाद गिलास पर जो है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और सिल्क पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक। अब रबिंग से पहले गिलास न्यूट्रल था और सिल्क भी क्या था, न्यूट्रल था। तो रबिंग से पहले टोटल चार्ज कितना था इन दोनों का मिला के, 0। रबिंग के बाद इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी +2e आ गया, और सिल्क पर कितना आ गया, -2e आ गया। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर गिलास रॉड और सिल्क क्लॉथ को मिलाकर पूरा एक सिस्टम बन रहा है और इस सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो क्या है, कंजर्व है। रबिंग से पहले दोनों न्यूट्रल थे, न्यूट्रल का मतलब होता है टोटल चार्ज 0। तो दोनों का चार्ज कितना था, पहले 0 था आपके पास, गिलास पर भी और सिल्क पर भी। रबिंग के बाद दोनों पर एक पर 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कुल मिला के चार्ज कितना रहा आपका, 0 रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एक बेस्ट एग्जांपल और है आपके पास जिसमें पेयर प्रोडक्शन आता है और पेयर एनिहिलेशन आता है। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन जो है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट केसेस हैं जिसमें 2 एंटी पार्टिकल्स मिलकर एक न्यूट्रल पार्टिकल बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ये होता है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल जब स्प्लिट होता है तो वो 2 एंटी पार्टिकल्स बनाता है। जैसे कि गामा फोटोन है आपके पास, गामा फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो गामा फोटोन जब स्प्लिट होगा तो ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव आपको देगा। ई पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, पॉजिट्रॉन है जो कि प्रोटॉन की तरह ही ट्रीट करते हैं इसको हम, और ई नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दोनों पर आपके पास चार्ज क्या होता है, सेम होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो गामा फोटोन पर टोटल चार्ज आपके पास कितना है, 0 है, और इन दोनों का चार्जेस मिला के टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो केस है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक न्यूट्रल पार्टिकल स्प्लिट हो रहा है 2 एंटी पार्टिकल्स में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और इसका जस्ट अपोजिट कर दें अगर हम कि 2 एंटी पार्टिकल्स जब मिलते हैं, यही आपके पास रिवर्स केस हो जाएगा कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 एंटी पार्टिकल्स जब मिलेंगे तो एक न्यूट्रल पार्टिकल बना देंगे यानी गामा फोटोन बना देंगे। तो वो कहलाएगा पेयर एनिहिलेशन। यानी पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में दोनों में ही आप देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व है, 0 है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस्ट एग्जांपल्स माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मोड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, यानी आप एक न्यूट्रल बॉडी को किस तरीके से चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके भी आपके पास 3 मेथड हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। ये तीनों ही आपके पास आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। देखिए पहला केस क्या है, बाय फ्रिक्शन।
When two bodies are rubbed together, then electrons are transferred from one body to another. The body which loses electrons becomes positively charged and the other which gains electrons becomes negatively charged. तो यहाँ पर हम दो बॉडीज़ देख सकते हैं, जैसे बॉडी ए आपके पास है और दूसरी आपके पास बी है। तो मान लेते हैं कि बॉडी ए में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी बी में, यानी बॉडी ए जो है वो लूज़ कर रही है और बॉडी बी गेन कर रही है। तो जो ए है आपके पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर आपके पास कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बट इस केस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इस पर प्लस ट्वाइस ई आ जाएगा और इस पर माइनस ट्वाइस ई आ जाएगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर भी फॉलो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चार्जेस फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होते हैं। भाई आपके पास अगर हम एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो सेम होती है आपके पास एक एटम के अंदर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर। अगर वो न्यूट्रल एटम है आपके पास तो उसमें आपके पास क्या होगा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे आपके पास। अब एनी हाउ का मतलब है यहाँ पर हमें एनर्जी देनी है और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ईजिली वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बॉन्ड से बंधा हुआ होता है न्यूट्रॉन के साथ में, इसलिए प्रोटॉन्स को निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाई फ्रिक्शन आपके पास केस है उसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाकर एनर्जी देकर समहाउ हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बाहर निकाल लिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब देखिए इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसके पास क्या बचेगा, आपके पास प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे आपके पास और 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे चार्जेस को, तो क्या बचेगा आपके पास, एक प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा इसके ऊपर और वो एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, इस पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाएगा, यानी बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। इस तरीके से चार्ज हमेशा सरफेस पर फैलता है, ये भी ध्यान रखना है आपके लिए। तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये एक सिंगल बॉडी हमने कंसिडर करी है, ये जो हमारे पास है ये सिंगल बॉडी है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, इस बॉडी को हमने रब किया होगा किसी दूसरी बॉडी के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन उसी दूसरी बॉडी में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिखाया था कि बॉडी ए और बॉडी बी, तो इसको बॉडी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी ए से ये इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, बॉडी बी में गया होगा। ठीक, तो बॉडी ए के ऊपर इस तरीके से एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप, ये मान लीजिए बॉडी बी है आपके पास, इसके पास 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। शुरुआत में ये भी न्यूट्रल था आपके पास और वो बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर किधर आया है, इसके पास आया है एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके ऊपर बचेगा, यानी नेगेटिवली चार्ज। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ हो जाएगा, इस पर पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से बाई फ्रिक्शन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, दो बॉडीज़ को चार्ज बॉडीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो न्यूट्रल बॉडीज़ को। अच्छा स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट और भी है कि एक होता है अनचार्ज बॉडी और एक होता है न्यूट्रल बॉडी, दोनों पे ही चार्ज ज़ीरो होता है। बट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूट्रल बॉडी के अंदर कोई चार्ज मौजूद होता है या नहीं होता है। तो ओवरऑल चार्ज तो ज़ीरो ही होता है इस पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और एक अनचार्ज बॉडी की बात करें तो अनचार्ज बॉडी क्या होती है, एम्प्टी होती है, खाली होती है, तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं माना जाता। दूसरा आपके पास मेथड क्या है, बाई कंडक्शन। ये थोड़ा सिंपल है आपके पास कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज़ हैं जिनके चार्जेस इस तरीके से हैं Q1 एंड Q2, और इनको हम फिज़िकली टच कराते हैं या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से इनको हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। क्या है ये प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विद फिजिकल कॉन्टैक्ट।
इसमें ध्यान रखना आपको फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है, या फिर एक्चुअल कांटेक्ट जिसको बोलते हैं। तो हम इसको एक्चुअल कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो या तो हम इनको टच करा दें और या फिर इनको फिजिकली किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवा दें। तो चार्जेस के बारे में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि चार्ज को जब भी कहीं रास्ता मिलता है तो वो फ्लो करने की कोशिश करता है या फ्लो हो जाता है। तो चार्ज हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, जैसे ही चार्ज को रास्ता मिलेगा वो बहेगा। तो जैसे ही इन दोनों को हमने फिजिकल कांटेक्ट में लेकर आए तो चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होने लगते हैं। ठीक, और कब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जब तक कि इन दोनों के चार्जेस सेम ना हो जाएं। तो सेम कैसे होते हैं, इन दोनों का एवरेज हो जाता है दोनों के ऊपर, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी दोनों पर क्या होगा, चार्ज दोनों का एवरेज हो जाएगा। यानी जब हम फिजिकल कांटेक्ट हटा देंगे तो इनके ऊपर चार्जेस कितने आ जाएंगे, Q1 + Q2/2, दोनों के चार्जेस सेम हो जाएंगे। अब इसमें मान लेते हैं कोई एक चार्ज बॉडी है आपके पास Q और एक दूसरी आपके पास बॉडी है जिस पर चार्ज कितना है, 0 है। तो जब इनको हम फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q + 0/2 और दूसरे पर भी कितना हो जाएगा, Q + 0/2, यानी Q/2 और Q/2। ठीक, तो पहले ये आपके पास बॉडी कैसी थी, जिस पर चार्ज 0 था, और अब ये चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है, उस पर चार्ज कितना आ गया है, Q/2 के बराबर। तो इस फिजिकल कांटेक्ट के ज़रिए हम किसी अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, बाय कंडक्शन। थर्ड केस क्या है आपके पास, बाय इंडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, इसमें बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस केस में, बाय इंडक्शन के केस में, मान लीजिए आपके पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है आपके पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस पर टोटल चार्ज कितना है आपके पास, 0 है। अब हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इस न्यूट्रल बॉडी के जब हम पास लेकर आते हैं, देखिए यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है टच कराना, बट यहाँ पर देखिए टच नहीं करवाया हमने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रूल्स के हिसाब से लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें से जो आपके पास ये जो ऊपर वाले डायग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, इनमें से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस नियर एंड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव रिपेल होने के बाद दूसरे एंड पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा कि इस एंड को हमने, इस वाले एंड को अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड करते ही क्या हो गया, जो हमारे पास ये दूसरे फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे, वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि चार्ज को जहाँ भी रास्ता मिलता है वो बह जाता है। तो चार्ज को जैसे ही रास्ता मिला, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर चला गया। ठीक है ना, ग्राउंडेड कर दिया ना इसको हमने, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। अब ये नेगेटिव चार्ज अपनी जगह से इसलिए नहीं हिला क्योंकि ये इस पॉजिटिव रॉड के साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बंधा हुआ है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहीं पर रहेगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अर्थिंग को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को भी रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा और इस पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी आपके पास, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए न्यूट्रल बॉडी से स्टार्ट किया था और फाइनली ये बॉडी कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हमने विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट किया है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इंडक्शन। अब स्टूडेंट्स हम कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि चार्ज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके पास क्या है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मटीरियल अलाउइंग द कंडक्टर टू ट्रांसफर द चार्ज। इन इंसुलेटर्स charges are tightly bound and cannot move freely so that they do not conduct electricity easily। देखिए कंडक्टर्स के अंदर जो हैं
आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को बनाने के लिए। इसी वजह से उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, एक्सट्रीमली गुड होती है। बट अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ में, जिनको बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है, ना के बराबर, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए कंडक्टिविटी बनाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही पार्टिसिपेशन होता है मेनली। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कंडक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा होते हैं बट इंसुलेटर में या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यही वजह है कि एक कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को मूव करवा सकता है और इसी वजह से उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़िया होती है, जबकि एक इंसुलेटर ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, पुअर होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो इसमें हम कूलम्ब्स लॉ यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास बेसिकली क्या होता है, F = K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब है कि फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, हाउ डू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन एटम्स। तो देखिए इसमें वीडियो में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एटम के अंदर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। कोई भी एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली होता है। तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जिनको प्रोटॉन्स कहते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड हाउ डज इट अप्लाई टू मल्टीपल चार्जेस। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए आंसर इसका, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड बाई ईच चार्ज। यहाँ पर आपके पास किसी पर्टिकुलर चार्ज पर अगर डिफरेंट चार्जेस कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उस चार्ज पार्टिकल पर वो कितना होगा, द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज, F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास और ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। और अगर कोई चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है इस तरीके से, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा रखी है ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज की तो होगी आपके पास। मान लेते हैं कैपिटल क्यू है आपके पास, तो ये स्मॉल क्यू जो आपके पास है, ये स्मॉल क्यू जब इस कैपिटल क्यू से दूर जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, U बराबर KQQ अपॉन R। यानी यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से दूर जाएगा, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो R बढ़ेगा और R जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास, घटेगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, वाई इज इट ईजियर टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाई फ्रिक्शन देन बाई कंडक्शन और इंडक्शन। यानी कंडक्शन और इंडक्शन के कंपैरिजन में फ्रिक्शन के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज करने में आसानी होती है। उसका रीज़न क्या है कि फ्रिक्शन के दौरान जो है वो कांटेक्ट जो है वो सरफेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रांसफ़र होने में।
तो इट इज़ ईजियर टू बिकॉज द कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेज प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंपेयर टू कंडक्शन और इंडक्शन, यानी कंडक्शन और इंडक्शन के कंपैरिजन में फ्रिक्शन के केस में ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र होने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई इन क्लोज्ड सिस्टम्स। जैसे मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज़ में बताया था इसी वीडियो में कि चार्जेस की जो है वो एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, जिसमें मैंने आपको इसमें एक एग्जाम्पल भी बताया था पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन का, जो कि बेसिकली क्या है, एक रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि चार्जेस जो हैं वो या इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। तो इसमें आपको वही चीज़ लिखनी है, हाउ डज़ द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई। तो आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन स्टेट्स दैट टोटल चार्ज इन ए क्लोज्ड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। तो ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी पढ़ चुके हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, यानी चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया एक रिएक्शन के तौर पे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन एटम्स बट द ओवरऑल चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, तो ये मैंने आपको पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में भी बताया था, वही इसका आंसर है। अब देखिए ये क्या है आपके पास, व्हाट इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आपके पास देखिए ये लिखी हुई है पूरी आपके पास, जिसमें फर है, फ्लैनल है, वूल है, ग्लास, पेपर, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल्स, रबर, ऑर्लोन, पॉलीइथाइलिन, टेफ्लॉन, एबोनाइट। तो ये बेसिकली ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या शो करती है कि इनमें से अगर आप कोई भी दो मटेरियल्स उठा लें तो जो पहले आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और दूसरा वाला जो है, जो सीरीज में बाद में आ रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। फॉर एग्जांपल इसमें से अगर हम वूल को उठा लें एंड ऑर्लोन को उठा लें, तो वूल और ऑर्लोन को जब हम रब करेंगे एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन के जरिए, तो वूल देखिए सीरीज में पहले आ रहा है, तो वूल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आपके पास, और ऑर्लोन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ के ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि जब हम दो सब्सटेंसेस को, दो मटेरियल्स को रब करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ए बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अगर हम किसी बॉडी से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम नेचर ऑफ चार्ज की बात कर लें। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो वो बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। इसका मतलब है कि इस केस में उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 मिलियन का मतलब है 10 लैक्स, और 10 लैक्स का मतलब हो गया 10 टू द पावर 6, यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो Q इक्वल्स टू NE का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा, वो लगाएंगे हम और इससे हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूले जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 10 की पावर 6 और -19 एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा, -13। तो आपके पास बॉडी के ऊपर चार्ज कितना निकल आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -13 कूलम, जो कि कैसा होगा, पॉजिटिव। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब है नहीं बदलना, मतलब कोई चीज़ जो चेंज नहीं हो रही है। तो इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड पर, यानी स्पीड आप ये कह सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन मोशन। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी द स्पीड ऑफ चार्ज। तो दैट इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।